राकेश झुनझुनवाला ने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया? ये तो आपको कहीं से पता चल जाएगा। शायद मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि राकेश झुनझुनवाला ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अब लेकिन बहुत सी इन्वेस्टर्स ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये तो पता चल गया कि राकेश झुनझुनवाला ने ये वाले स्टॉक में इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या सोच के, क्या पैरामीटर्स देख के, और एक अच्छा इन्वेस्टर क्या पैरामीटर देख के एक अच्छे स्टॉक को चूज करता है। और अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, मेरे और आपके जैसे, मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छे स्टॉक को चूज़ करना है जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में कवर करता हूं वो 3 चीज़ें जिनको देख के आप एक बहुत अच्छे स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं, और सब पैरामीटर्स को मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कौन से पैरामीटर्स को कौन सी इंडस्ट्री में कैसे देखना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक ग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। दोस्तों, अब हमें किसी एक अच्छे स्टॉक को चूज करना है तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको सिर्फ 3 चीज़ों को देखना जरूरी होता है। अगर आप वो 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो आपको अपने पैसे खराब करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब आप ये जानना चाहोगे कि वो 3 चीज़ें क्या होती हैं। तो पहली चीज़ होती है वैल्यू, उस स्टॉक में वैल्यू कितना है। सेकंड होता है ग्रोथ, कि उस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। थर्ड रिस्क, कि अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब मैंने आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे बता दिया कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। उन 3 चीज़ों को आप क्वांटिफाई कैसे करोगे। अब आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको फाइनेंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको अब देखना है कि किसी स्टॉक में वैल्यू कितना है, स्टॉक पोटेंशियल कितना है, उसमें रिस्क कैसा है। तो चलिए मैं आपको ड्रिल डाउन करके हर पैरामीटर के अंदर कुछ रेशोज़ के बारे में बताता हूँ, कुछ और पैरामीटर्स के बारे में बताता हूँ कि अगर आप उन पैरामीटर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में वैल्यू कितना है। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जज करने के लिए एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड रेशो है जिसको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जिसका नाम है पीई रेशो। अगर मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो यह है प्राइस अर्निंग रेशो। चलिए मैं सबसे पहले आपको इसका मतलब बताता हूं कि ये रेशो क्या होती है। अब मान लो किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ और उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर था 10 रुपीज़ का, तो पीई रेशो उस कंपनी का हो जाता है 10। तो यहाँ पे पीई रेशो में अर्निंग डिनोमिनेटर में आता है, तो जितनी ज़्यादा अर्निंग कंपनी की होती रहती है उतना ज़्यादा पीई नीचे आता रहता है। और इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि जिस कंपनी का पीई रेशो थोड़ा कम होता है वो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, और जिसका पीई थोड़ा ज़्यादा होता है वो कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप शेयर मार्केट में जाके किसी एक कंपनी को चूज़ कर लेंगे जिसका पी रेशो बहुत कम होगा तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न देगा, लेकिन दोस्तों इतना सही नहीं होता। किसी भी कंपनी का पी जज करने के लिए आपको उसकी इंडस्ट्री का पी देखना पड़ेगा, क्योंकि पी रेशो कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती, और आपको इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना चाहिए कि कंपनी का पी रेशो कितना है। अगर इंडस्ट्री एवरेज के कंपेरिजन में पी रेशो कम है तो वो कंपनी थोड़ी सी चीपली अवेलेबल है, अगर पी रेशो ज़्यादा है तो कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस कंपनी की अगर मैं पी की रेशो की बात करूं तो इसकी पी रेशो है 73 की। अब आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि मुझे जहां पे कुछ कंपनीज मिलती हैं जिनका पी रेशो 3 और या 4 का होता है, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का पी रेशो 73 का है। तो क्या ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? लेकिन नहीं दोस्तों, हमेशा मैंने आपको बोला है कि पी हमें हमेशा इंडस्ट्री में कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने एचयूएल के इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज की पी रेशो को दिखाया है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एचयूएल की इंडस्ट्री में एवरेज पी रेशो है 63 के आसपास, तो उसके कंपैरिजन में एचयूएल का पी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाबर का पी रेशो है 65, वहीं पे कोलगेट का पी रेशो है 52 का, और जिलेट इंडिया का पी रेशो है 89 का। अगर मैं कम पी रेशो वाली कंपनी की बात करूं तो एक कंपनी है जेके पेपर्स। आपने नाम बहुत कॉमनली सुना होगा। इसका पी रेशो है 4 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पी रेशो तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे पी रेशो को कंपेयर करना है तो मैं पेपर इंडस्ट्री में जेके पेपर का पी रेशो को कंपेयर करूँगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेके पेपर का पी रेशो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, वहीं पे दूसरी कंपनीज का पी रेशो भी बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके कंपैरिजन में जेके पेपर्स का पी रेशो बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो हमेशा जब भी आपको किसी कंपनी के वैल्यूएशन को देखना है और आप पी रेशो को कंपेयर कर रहे हैं तो कभी भी आइसोलेशन में कंपेयर मत करें, उसको कंपेयर करें उसके इंडस्ट्री एवरेज से। दोस्तों, वैल्यूएशन में सेकंड इंपॉर्टेंट रेशो होती है पीबी रेशो, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू।
अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है। मान लो किसी कंपनी ने अपना बिजनेस ऑपरेशंस पूरे तरीके से बंद कर दिया और अपनी पूरी लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो कंपनी को पैसा बचा उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब किसी शेयर होल्डर्स को एक शेयर पे जितना पैसा कंपनी से मिलेगा वो कंपनी का होगा बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे किस केस में पीबी रेशो को देखना चाहिए। वैसे तो पीबी रेशो को हम किसी भी केस में देख सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के केस में पीबी रेशो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि बैंक्स के केस में एसेट और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पीबी रेशो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। दोस्तों, पीबी रेशो देखते टाइम भी आपको वही ध्यान देना है कि पीबी रेशो को आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। पीबी रेशो को आपको हमेशा इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करना चाहिए। अगर मैं किसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का पीबी रेशो है 4.48। चलिए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूं कि बाकी बैंकिंग सेक्टर में बाकी बैंक्स का पीबी रेशो कितना है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का पीबी रेशो है 3.07, कोटक महिंद्रा बैंक का पीबी रेशो है 6.75। वैसे करके मैंने 5 डिफरेंट बैंक्स का पीबी रेशो को दिखाया है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का पीबी रेशो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, अब आपको वैल्यूएशन करने का पता तो थोड़ा सा लग गया कि आप कौन से पैरामीटर्स को देख के किसी कंपनी की वैल्यू को जज कर सकते हैं। लेकिन आपकी वैल्यू पे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में वो कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, उस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। तो अब कंपनी की ग्रोथ को हम जज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मेनली आप 2 पैरामीटर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ग्रोथ, कि कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और ग्रोथ पोटेंशियल का पता चलता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का सेल्स कैसे बढ़ सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर आपने इस कंपनी को बहुत पहले जज किया होता कि इसका आने वाले टाइम में सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकता है, तो शायद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता था। दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कंपनी का नाम है जेके पेपर्स। अगर मैं जेके पेपर्स के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो मार्च 2015 में जेके पेपर्स का रेवेन्यू था 2171, जो अभी बढ़ के इस साल हो गया है 3312। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के सेल्स में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको आने वाले टाइम के ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। उसके लिए आप पास्ट डेटा को यूज कर सकते हैं, बट मेनली आपका बायस होना चाहिए कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। दोस्तों, किसी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है अपनी सेल्स को बढ़ाना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट कितना बड़ा है। तो सिर्फ सेल्स बढ़ने से जरूरी नहीं कि कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, तो उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए। और प्रॉफिट तभी बढ़ेगा अगर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा होगा। अब ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? अगर कंपनी कुछ 100 रुपीज़ का सेल करती है, उसको बनाने में उसको 80 रुपीज़ का खर्चा होता है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है 20% का। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छे से ग्रो किया है, कंपनी का सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो किया है, तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है आने वाले सालों में भी। तो अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है, तो उस कंपनी का नाम है आईओएल केमिकल्स। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्च 2015 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था सिर्फ 3%। अगर मैं इस साल की बात करूं तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ के पहुंच चुका है 24%। लेकिन आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे नहीं करनी चाहिए, आपको सभी पैरामीटर्स को देखना चाहिए, उसी के बाद ही कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, अब एक इन्वेस्टर ने, मेरे और आपके जैसे ने, किसी एक कंपनी में वैल्यू को भी देख लिया। उसको देखने में लगा कि इस कंपनी में काफ़ी अच्छी वैल्यू है, और उसने ये भी देख लिया कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। क्या अब आपको जाके उस कंपनी को डायरेक्टली बाय कर लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, अभी हमारा थर्ड कंपोनेंट बचा है जिसके बेस पे आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रिस्क, कि आपको देखना है कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और उस रिस्क को जज करने के लिए आपको कौन से पैरामीटर को देखना चाहिए। अगर मैं सबसे कॉमन रिस्क की बात करूं जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हो सकता है, जो आजकल बहुत सी कंपनीज फेस कर रही हैं, वो होता है डेट का रिस्क, कि कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको किसी कंपनी के डेट लेवल को गेज करना है तो एक रेशो होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेट बाय इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो हमें बताती है कि किसी कंपनी में अगर 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इक्विटी में, तो उसके अगेंस्ट कितना कंपनी ने डेट लिया हुआ है। मान लो कि अगर किसी कंपनी में इक्विटी था 100 का और डेट था 120 का, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशो हो जाता है 1.2। तो आपको हमेशा किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशो देखते टाइम उसकी इंडस्ट्री से उसको कंपेयर हमेशा कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज में डेट लेना बहुत कॉमन होता है और कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ कंपनीज बहुत कम डेट लेती हैं। अगर मैं कुछ कंपनीज की बात
बात करूं जिनका डेट इक्विटी रेशो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, वो है इन्फोसिस और कैस्ट्रोल। और एक कंपनी जिसका डेट इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा है वो है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों सेकंड पैरामीटर किसी भी रिस्क को गेज करने के लिए होता है कि उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की कंपनी को आपने चूज किया है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, उसमें रेगुलेटरी रिस्क कितना है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की इक्विटी मार्केट की बात करूं तो यहां पे एक सेक्टर है जहां पे रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसका नाम है फार्मा सेक्टर। क्योंकि हमारे फार्मा सेक्टर बहुत तरीके से डिपेंड करता है यूएस के अप्रूवल के ऊपर कि यूएस में उसको अप्रूवल मिला या नहीं ड्रग्स के ऊपर। अगर वहां पे अप्रूवल मिलने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो वो शेयर पूरे तरीके से नीचे आ जाता है, जैसे कि रिसेंट डेज में हुआ था औरोबिंदो फार्मा के साथ। दोस्तों थर्ड पैरामीटर होता है इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क। इसका मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी को चूज कर लिया जो आपके हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिस इंडस्ट्री में ओवरऑल कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। जैसे कि मान लो आपने आज से 1 साल पहले किसी एक ऑटो सेक्टर के स्टॉक को चूज किया था जिसमें आपने सोचा था कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ऑटो सेक्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से सभी कंपनीज नीचे चली गई। तो आपको क्वेश्चन उस टाइम पे लेना चाहिए जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो, तब आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और उस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री वाइज क्या क्या रिस्क आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अब कोई भी नया इन्वेस्टर अगर आता है, इस वीडियो को पहली बार देखता है और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है, तो उसको मेनली अगर 3 चीज़ों को देख लेगा तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहला वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं पीई रेशो, पीबी रेशो। सेकंड ग्रोथ के लिए आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन। थर्ड कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के कितने तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि डेट इक्विटी रेशो, रेगुलेटरी रिस्क और इंडस्ट्री रिस्क। अगर आपने किसी एक अच्छी कंपनी को चूज किया, उसमें वैल्यू अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, कोई रिस्क नहीं है, तो सीधा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आपको वैसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा स्टॉक है या आप कौन सा ऐसे स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं जो तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है और आपके हिसाब से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर से हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उसके पीछे अपना लॉजिक और रीज़न भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके तक भी ये नॉलेज पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।